हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड गुड एंड आप सभी पढ़ भी रहे होंगे। लास्ट वाली वीडियो में हमने बात की थी वैक्यूल्स के बारे में। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है, आई विल प्रोवाइड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज इन द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया? सो माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ सेल ऑर्गेनलीज। आई थिंक इस बात से सभी को पता भी होगा, नहीं भी पता है तो पता चल जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनली है और माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन से, क्योंकि ज़्यादा डीप जाने से पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन का पता होना ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। आई थिंक इस बात से हर एक स्टूडेंट जो स्पेसिफिकली बायो का है या जिस किसी ने भी 9th से जो ऊपर है, आई थिंक उसको तो इसका पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। वाई इट इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? बिकॉज इट प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और एटीपी क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सेलुलर एनर्जी एटीपी के फॉर्म में सेलुलर एनर्जी का प्रोडक्शन करती है और इसी की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। अब अगर मैं आपको सिंपल फॉर्म में बताना चाहूँ, जैसे हर एक एरिया का जहाँ पर जो बिजली प्रोवाइड की जाती है उसका एक पावर हाउस होता है, एक कंट्रोल एरिया जो सारी की सारी बिजली का मतलब ये कह सकते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसी तरीके से आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल के अंदर, कि जितनी भी जगह पर आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी है वो कौन पहुंचाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया पहुंचाएगा। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया एक एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जो किसकी प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। ये आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा कि रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन कैसा होता है? जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हैव द 70s राइबोसोमल यूनिट। ये यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन भी बनता है कि राइबोसोम के पास कौन सी राइबोसोमल यूनिट प्रेजेंट होती हैं। तो 2 टाइप की यूनिट होती हैं, एक होता है 80s यूनिट और एक होता है 70s यूनिट। तो हम जब यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो हम उसके अंदर 70s और 80s दोनों यूनिट पढ़ते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिकली हम बात सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया की करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सी राइबोसोमल यूनिट प्रेजेंट होगी? 70s राइबोसोमल यूनिट प्रेजेंट होगी। ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है। ठीक है। ये हम क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का कैरेक्टरिस्टिक्स जब पढ़ते हैं जब हमें पता होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। ये इनकी सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन आ जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कैसे करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया डिवीजन शो करता है बाय द फिशन। ठीक है। ये इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए थी, और जिन बच्चों को पता था उनके लिए और भी अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो गया। क्या पढ़ा हमने? पहला पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस ऑफ द सेल है। और वो क्यों बोला उसको पावर हाउस ऑफ द सेल? बिकॉज ये एनर्जी की प्रोडक्शन करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी विच इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट होती है, 70s राइबोसोमल यूनिट प्रेजेंट होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया फिशन डिवाइड करता है बाय फिशन। खुद का डीएनए होता है राइबोसोम के पास और खुद का राइबोसोम्स होता है। डीएनए राइबोसोम खुद के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली। डबल मेम्ब्रेन मतलब एक इसकी ये आउटर लेयर होती है और एक इसकी ये इनर लेयर होती है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, तो दैट्स वाई मैंने इसको क्या बोला कि इट इज़ ए डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली। उसके बाद अंदर वाली मेम्ब्रेन के पास क्या होता है? एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है और इस मैट्रिक्स के पास बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। उसी के बाद ये जो इनफोल्डिंग्स दिख रही है इसको बोलते हैं हम क्रिस्टाई। ये कौन शो करती है? ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये अंदर इनफोल्ड हो जाती है और इस इनफोल्डिंग होने की वजह से किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? क्रिस्टाई। इनको क्या बोलते हैं? क्रिस्टाई। दोनों इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन है, फिर इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन ने इनफोल्डिंग शो की तो उसको बोल दिया क्रिस्टाई। क्रिस्टाई अंदर के क्या प्रेजेंट है? आपके मैट्रिक्स प्रेजेंट है। और अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स क्या होता है? बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम आउटर मेम्ब्रेन को अगर स्पेसिफिकली बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन के पास छोटे छोटे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं पोरिन्स। क्या बोलते हैं? पोरिन्स। ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे आप इसमें शो कर सकते हो, उनको क्या बोलोगे आप? पोरिन्स। ठीक है।
उसके बाद अगर हम इसके और एक एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास, इस इनर वाली मेम्ब्रेन के पास, इसके पास एक एटीपी सिंथेज नाम का, यहाँ पर क्या होता है, एक एटीपी सिंथेज होता है। अब इसके नाम से एक एंजाइम है एटीपी सिंथेज, और ये समटाइम क्या है, एक पंप का भी काम करता है। ठीक है, जब क्या करता है, आपको इनर और आउटर साइड में किसी भी मॉलिक्यूल को, जैसे अगर मान लो किसी भी कंसंट्रेशन अगर मेंटेन करनी है तो वो एटीपी सिंथेज के थ्रू मेंटेन की जाती है। एटीपी सिंथेज मतलब हेल्प इन द एडीपी टू कन्वर्जन ऑफ एडीपी टू द एटीपी। ये कौन करता है, आपका एटीपी सिंथेज। सो इस एटीपी सिंथेज को हम मॉलिक्यूलर मशीन भी बोलते हैं, बिकॉज ये क्या करता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, एटीपी में कन्वर्ट कर देता है। ये आपका इनर साइड में प्रेजेंट होता है। तो ये तो था इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में, जब हम इसको नॉर्मली ड्रॉ करेंगे। अब इसके कुछ स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं कुछ पॉइंट बताने हो तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले पॉइंट यहाँ पर ये दिया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। ये आपको लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है या वो डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, रोड शेप स्ट्रक्चर। कैसा है ये, रोड शेप स्ट्रक्चर। इसको मैं, ये तो यहाँ पर इसने क्या किया हुआ है, यहाँ पर कट करके दिखाया हुआ है। अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो इसका कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, आपको रोड शेप स्ट्रक्चर दिखाई देगा। नेक्स्ट है, इट्स साइज रेंजेस फ्रॉम द, और हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट और एनिमल सेल। किस किस के अंदर होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट के अंदर भी प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट होती है। इट्स साइज रेंजेस फ्रॉम 0.5 टू द 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। साइज रेंज कैसी होती है इसकी, 0.5 से 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। स्ट्रक्चर के पास क्या होता है, स्ट्रक्चर में वही बताया इसने भी, यहाँ पर भी आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, स्ट्रक्चर कंप्राइजेज एन आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कॉन्टिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनली। आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है इसकी, कॉन्टिन्यूस होती है। ये देखिए यहाँ से ये इस तरीके से कॉन्टिन्यूस बाउंड्री बना रही है। बट इनर मेम्ब्रेन को आप कॉन्टिन्यूस नहीं बोल सकते, बिकॉज ये क्या करते हैं, बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, क्रिस्टे होते हैं, नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स होती हैं, इसलिए हम आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, इट्स अ कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनली। बट इनर मेम्ब्रेन फॉर्म से नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड द क्रिस्टाई टुवर्ड द मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स इज ए विस्कस फ्लूइड दैट कंटेन ए मिक्सचर ऑफ एंजाइम एंड द प्रोटीन। द एंजाइम प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। अभी आपको कुछ याद आ रहा हो तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या है, मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, ये क्रिस्टे थे, नंबर ऑफ इनफोल्डिंग इन द इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद ये जो मैट्रिक्स प्रेजेंट था, इसके पास क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स और प्रोटीन्स। ठीक है, इसके पास बहुत सारे एंजाइम्स और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, और ये एंजाइम और प्रोटीन क्या करते हैं, जनरली एटीपी की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, कि एटीपी को सिंथेसाइज कैसा करना है, उसमें ये एंजाइम और प्रोटीन हेल्प करते हैं। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ कि इस वाले पॉइंट में मैंने क्या मेंशन करके दिया आप लोगों को। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म से नंबर ऑफ इनफोल्डिंग, जिसको क्या बोलेंगे आप, क्रिस्टाई बोलेंगे। किसकी तरफ होंगे और ये क्रिस्टाई, मैट्रिक्स की तरफ होंगे। ठीक है, मैट्रिक्स इज अ विस्कस फ्लूइड दैट कंटेन ए मिक्सचर ऑफ एंजाइम एंड द प्रोटीन। मैट्रिक्स के पास क्या होता है, बहुत सारे मिक्सचर होते हैं, किसके, एंजाइम और प्रोटीन का आपको मिक्सचर देखने को मिलेगा। और ये जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स में, वो किस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपके एटीपी मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करने में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर सेपरेटेड बाय द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये कह रहा है कि जो ये आउटर मेम्ब्रेन होती है और ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये बहुत सारे प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से मिलके बने होते हैं, और इसके इन दोनों के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मतलब बिटवीन, मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये आउटर और इनर के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पर क्या पॉइंट मेंशन किया गया है, द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर सेपरेटेड बाय द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जो उसको क्या करती है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन को सेपरेट करती है। नेक्स्ट पॉइंट, द आउटर मेम्ब्रेन कवर द सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड एज पोरिन्स। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर में भी बताया था कि इसके पास बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हम पोरिन्स बोलते हैं। मैं आपको एक बार इस स्ट्रक्चर से गो थ्रू करवा देती हूँ। सबसे पहले मेम्ब्रेन क्या होती है, इसकी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके पास खुद का राइबोसोम होता है, खुद का
डीएनए मॉलिक्यूल होता है। इस आउटर मेम्ब्रेन के पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उन प्रोटीन्स का नाम क्या है, पोरिन्स होता है। इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग शो करती है और इनफोल्डिंग को क्या बोलते हैं आप, क्रिस्टे बोलते हैं। और क्रिस्टे की इनफोल्डिंग किसकी तरफ होगी, मैट्रिक्स की तरफ। और मैट्रिक्स के पास क्या होते हैं, एंजाइम और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। यही एंजाइम और प्रोटीन्स किस में हेल्प करते हैं, आपके एटीपी की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब एटीपी की सिंथेसिस में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, एटीपी सिंथेस। एटीपी सिंथेस क्या करता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एटीपी विच इज़ द एनर्जी मॉलिक्यूल। उसके बाद मैंने आपको लास्ट पॉइंट में क्या बताया, कुछ पॉइंट में कि व्हाट इज़ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर होता है, सॉरी विस्कस फ्लूइड होता है, जिसके पास मिक्सचर ऑफ एंजाइम और प्रोटीन होते हैं, और वो किस में हेल्प करते हैं, एटीपी की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है, इसकी कॉन्टिन्यूस होती है। बल्कि अगर हम बात करें इनर मेम्ब्रेन की, उसके अंदर इनफोल्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से हम उसको कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर नहीं कह सकते। उसके बाद आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। सो दिस इज़ योर होल ओवर कि आप स्ट्रक्चर के बारे में आपको क्या क्या लिखना है। आई होप आपको इससे आइडिया मिला हो। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो लेट्स स्टडी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो सबसे पहला और जो मेन फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो होता है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड आया। अब यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्यों लिखा है, अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया एट द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करेगा। तो वहीं से क्या याद रखना है कि कौन सा रेस्पिरेशन, कौन सा फॉस्फोराइलेशन होगा इसके अंदर, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, ठीक है। अगर किसी को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का नहीं पता है तो मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। सो इट प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट आ जाता है इट रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। मतलब सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, हम ये नहीं कह सकते कि सभी की सभी प्रोसेस को माइटोकॉन्ड्रिया मेंटेन करता है, बट इट हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। कुछ जगह पर जहाँ पर उसको रोल प्ले करना है अपना, वहाँ पर उसकी एक्टिविटी को वो मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट, प्रमोट द ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स एंड सेल मल्टीप्लिकेशन। नई सेल की ग्रोथ को प्रमोट करता है और सेल की मल्टीप्लिकेशन को भी वो प्रमोट करता है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग द अमोनिया इन द लीवर सेल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आ जाता है जो नॉर्मली आपकी बुक्स वगैरह के अंदर भी दिया नहीं मिलता। आप ज़्यादा डीप स्टडी करोगे तो आपको मिल भी जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सो माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग द अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, NH3, ठीक है। अमोनिया की डिटॉक्सिफिकेशन में लीवर सेल के अंदर अगर आपका कौन एंटर कर गया है, अमोनिया की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो गई है, तो उसको डिटॉक्सिफाइंग करने का काम कौन करेगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एपोप्टोसिस और प्रोग्राम सेल डेथ। एपोप्टोसिस क्या होती है, एपोप्टोसिस एक नॉर्मल सिंपल प्रोसेस होती है आपकी बॉडी की, जहाँ पर आपकी सेल डेथ करवानी होती है। अब ऐसा बात नहीं कि एपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ होना कोई ये कह सकते हैं कि आप कोई मतलब नेगेटिव फंक्शन नहीं होता। कई बच्चे सोचते हैं कि एपोप्टोसिस होना एक बॉडी के लिए नेगेटिव फैक्टर है। नहीं, एपोप्टोसिस होना बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। क्यों, बिकॉज एपोप्टोसिस से, ये जो आप अपने फिंगर्स देख रहे हो, ये जो आप अपने 5 फिंगर्स देख रहे हो, पहले जब हम मदर की वोम्ब के अंदर होते हैं ना, तो जैसे आप लोगों ने अगर देखा हो तो कभी फ्रॉग के पैरों की तरफ देखना, उसको आपको ना वो जो उसके पैर होते हैं, जो हाइंड लिम्स होते हैं उसके, वो आपको इस तरीके से जॉइंट मिलते हैं। पहले हमारे भी हाथ पैर ऐसे ही होते हैं जब हम मदर की वोम्ब के अंदर होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर एपोप्टोसिस प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से हमारी 5 उंगलियों के बीच में जो स्पेस होता है ना, ये निकल आता है। उससे पहले हमारी भी 5 की 5 उंगलियाँ कैसी होती हैं, एक दूसरे से जॉइंटेड होती हैं। सो एपोप्टोसिस होना एक नॉर्मल फैक्टर है बॉडी के लिए। अगर आपको ज़्यादा एपोप्टोसिस के बारे में पढ़ना है तो उसके लिए भी मुझे बता देना, मैं इसके लिए भी एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगी, क्योंकि एपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। बस आप यहाँ से ये याद रख लीजिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एपोप्टोसिस और द प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है। इट हेल्प इन मेंटेनिंग एन एडिक्वेट कंसनट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन विद इन द कंपार्टमेंट ऑफ द सेल। सेल के अंदर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम कौन करेगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया करेगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन मेंटेनिंग एन एडिक्वेट कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन विद इन द कंपार्टमेंट ऑफ द सेल। सेल के अंदर एक एडिक्वेट क्वांटिटी में
क्या मेंटेन करना, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम कौन करेगा बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सेलुलर डिफरेंशिएशन, सेल सिग्नलिंग, सेल सेनेसेंस, कंट्रोलिंग द सेल साइकिल एंड ऑल्सो इन द सेल ग्रोथ। वैसे तो बहुत सारी प्रोसेस में हम कह सकते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा मैंने वो यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सेलुलर डिफरेंशिएशन। अगर सेल को डिफरेंशिएट करना है, सेल को सिग्नलिंग करनी है, सेल की अगर डेथ होनी है, सेनेसेंस होना है, या कोई भी सेल जो अपनी सेल साइकिल होती है उसको कंट्रोल करना है तो, और सेल ग्रोथ करवानी है, तो इन सब में भी माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं कि जो अगर मैंने यहाँ पर ये बोल दिया कि सेल इंपॉर्टेंट रोल माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उनको लगता है कि सिर्फ मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रही हूँ। नहीं बच्चों, अपनी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होती हैं, जितनी भी सेल ऑर्गनली होती हैं, या जितने भी बॉडी के अंदर जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, वो हर एक चीज़ क्या होती है, मिलके करती है। कोई हाँ अलग से कोई फंक्शन होता है जैसे एनर्जी का प्रोडक्शन करना, वो हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया करेंगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जैसे सेलुलर डिफरेंशिएशन या सेल सिग्नलिंग या सेल सेनेसेंस सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया करवाएगा। ये इन्वॉल्व होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है आपकी इन सब की काम करवाने में। पहला फंक्शन हमने क्या पढ़ा कि एनर्जी की प्रोडक्शन करेगा, कौन सी प्रोसेस है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से। नेक्स्ट पढ़ा कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, न्यू सेल को या सेल मल्टीप्लिकेशन को प्रमोट करता है, डिटॉक्सिफाई करता है लीवर सेल के अंदर अमोनिया को, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एपोप्टोसिस में और प्रोग्राम सेल डेथ में, एडिक्वेट कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को सेल के कंपार्टमेंट में मेंटेन करने का काम करता है, सेलुलर डिफरेंशिएशन में, सेल सिग्नलिंग में, सेल सेनेसेंस में, और सेल साइकिल को कंट्रोल करने में, सेल ग्रोथ को कंट्रोल करने में कौन हेल्प करता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया। सो या बच्चों, दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर। पहले क्या बताया, माइटोकॉन्ड्रिया का नॉर्मल बताया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, देन उसके क्या बताया हमने, स्ट्रक्चर के बारे में बातें की। ये कंप्लीट आपको माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में था। नेक्स्ट हमने इसके फंक्शंस के बारे में बातें की। अगर किसी को नोट्स भी चाहिए हैं इसी सब्जेक्ट के, मतलब जो मैंने बनाए हुए हैं, तो ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं ऐसे कैसे आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस, कम्युनिटी जो होती हैं, आप पोस्ट जो मैं डालती हूँ उसमें मैं इसको नोट्स को डायरेक्ट अपलोड कर दूँगी, आप मुझे बता दीजिएगा। सो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो, नया कंसेप्ट गेन हुआ हो, और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट या इसमें से कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है जो आपको समझ नहीं आया हो, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बच्चों, बाय बाय।